अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे पास अभी तक 18 लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी लोगों को आने दें, फिर हाफ तक अगर हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट लेता हूँ। सो प्लीज़ की स्टूडेंट हो गए हैं, मैं मुझे बताएगा आपको अभी स्क्रीन पे बोर्ड नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई एक बच्चा बता दे। अगर सबको नज़र आ रहा है तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं जो यहाँ से हमने डिसकंटिन्यू किया था। यस सर आ रहा है। ओके यस सर आ रहा है सर। जी, ऑनलाइन क्लासेस हैं इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठे हैं और मुश्किल भी होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना वो समझ आए और वैल्यूएबल बनाए इन मोमेंट्स को। तो डिस्कशन चैप्टर 1 तकरीबन कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 1 में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, उनमें सबसे पहले बेसिक कंजर्वेशन लॉज को हमने सिंगल पार्टिकल के लिए रिव्यू किया है, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हमने उनको प्रूव किया है, और उसके बाद लैग्रांजियन इक्वेशंस, कंस्ट्रेंट्स की बुनियादी जो कंसेप्ट्स हैं और उनकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, लैग्रांजियन इक्वेशन ड्राइव्स किए हैं और कुछ एग्जांपल्स किए हैं। और ये चैप्टर 1 का कुछ जो खुलासा था मैंने बयान कर दिया है। न्यूटन अप्रोच के बाद लैग्रांजियन अप्रोच अपने पढ़ी है। एक अप्रोच और है हैमिल्टनियन अप्रोच। बजाय इसके कि हम चैप्टर 4 और 5 पे जाए और मेन ऑब्जेक्टिव हम उसमें सब्जेक्ट का जो है ना वो फुलफिल करें, मैं चैप्टर 8 पे आपको लेके जाता हूँ जो कि आपके कोर्स कंटेंट्स में शामिल भी है, हैमिल्टन इक्वेशन। तो चूंकि उस कंटिन्यूटी में हम हैं न्यूटन इक्वेशन और लैग्रांजियन इक्वेशन, और फिर अगर मैंने इसको यहाँ से इक्वेशन का जो मॉडलिंग है वो छोड़ दी तो मुमकिन है चैप्टर 4 और 5 के बाद अगर मैं आपको चैप्टर 8 पे ले गया, छोटा सा टॉपिक है, तो मुमकिन है आपकी वो कंटिन्यूटी या उस तरह समझना है जिस तरह की आप अभी प्रीवियसली चलते आ रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारी कंटिन्यूटी है, जो हम काम कर रहे हैं, उसको सामने रखते हुए अगर मैं आपको चैप्टर 8 पे आज अच्छा वो तो चैप्टर 8 में हमने एक इक्वेशन ड्राइव करनी है जिनको हैमिल्टन इक्वेशन कहते हैं। हैमिल्टन इक्वेशन की मोटिवेशन क्या है, हैमिल्टन ने क्या सोच की जो है ना वो बेसिकली ये इक्वेशन मॉडल की हैं, ड्राइव की हैं, और उनका अफादियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। न्यूटन अप्रोच जब मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, तो मैंने आपको बोला था कि न्यूटन अप्रोच जो है उसमें हम वेक्टर क्वांटिटीज को डील करते हैं और कंस्टेंट फोर्सेस जो है ना वहाँ पे अप्रायरी होती हैं, और जब हम वो इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो जब हम कंस्टेंट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वेरिएशंस होती हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो कंस्टेंट की मौजूदगी में और हमने इक्वेशन ड्राइव करनी होती है और कंस्टेंट इक्वेशन को भी साथ लेके चलना होता है, तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हमने यूज़ किया है, उसके कंसेप्ट को यूज़ किया है। और जो वेरिएशन है, उन वेरिएशन का जो प्रॉब्लम था उसको भी हमने सॉल्व किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। सो लेट अब वो न्यूटन अप्रोच और लैग्रांजियन अप्रोच में जो फ़र्क था वो ये था कि एक तो न्यूटन अप्रोच में हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज थी वो
स्केलर्स में आ गई, और लैग्रांजियन इक्वेशन में हमें सिर्फ जब किसी सिस्टम की इक्वेशन लिखनी है, मॉडल करनी है, तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी और एक उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। सो हमारे पास जो न्यूटन इक्वेशन थी और जो आपके पास लैग्रांजियन इक्वेशन आई हैं, अब मैं उनको लिखूं लैग्रांजियन इक्वेशन को, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखते हुए हैमिल्टन ने एक नया फार्मलिज्म डिफाइन किया और नई इक्वेशन सामने लाई। उसकी बेसिक रीज़न क्या थी और उसकी मोटिवेशंस क्या थी वो बतानी है आपने, और वो डेरिवेशन उनकी कैसे होगी वो बतानी है आपने। सो लेट्स स्टार्ट। लैग्रांजियन इक्वेशन जो थी वो डी बाई डी टी नॉन कंजर्वेटिव के लिए पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू जे और इज इक्वल टू कैपिटल क्यू जे। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है और जे की वैल्यू जो है 1 2 to n है। और इसी तरह अगर आप इसको नॉन कंजर्वेटिव ये इसमें इस फॉर्म में लिखते हैं, तो अब विच आर n इक्वेशंस, जो कि j की वैल्यू 1 2 to n है, n सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि ये पार्शियल बाई पार्शियल क्यू डॉट जे भी है और पीछे डी बाई डी टी है, तो दो दफ़ा यानी कि पार्शियल स्क्वायर भी आ जाएगा यहाँ पे। सेकेंड ऑर्डर PDEs with 2n वेरिएबल्स। 2n वेरिएबल्स कहाँ से हैं? 2n वेरिएबल्स जो हैं वो क्यू जे और क्यू डॉट जे हैं, और जे की वैल्यू 1 2 to n है, तो n क्यू हैं और n क्यू डॉट हैं with 2n variables and requires 2n initial condition for complete specification of क्यूज। इस क्यू को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें 2n इनिशियल कंडीशन चाहिए। n इक्वेशंस हैं, 2n वेरिएबल हैं, 2n इनिशियल कंडीशन चाहिए, इनका ऑर्डर 2 है। तो आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा है उसमें आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन को। एक मेथड आपने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर भी पढ़ा है। तो वो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर क्या था कि फर्स्ट के नंबर पास ये थी y डबल प्राइम प्लस y प्राइम इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो ये इक्वेशन जो है ये बड़ी आसानी से फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस हो सकती है अगर हम क्या करें, y प्राइम को हम u पुट कर लें, तो y डबल प्राइम जो हो जाएगा ये u डबल प्राइम हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे u प्राइम हो जाएगा, ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, u प्राइम प्लस u इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। आपके पास जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस हो गई है। पहले आपने सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना था, अब आपने इसको भी सॉल्व करना है और ये इसको भी सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन मिलके ये इस एक के बराबर हो जाएंगे आपके पास। इसी तरह इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको फर्स्ट ऑर्डर में हम रिड्यूस करते हैं, और हैमिल्टन के जो जहन में जो जो हक़ था वो भी यही था कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो है वो 2n फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है वो रिड्यूस करें, यानी कि सेकंड को 2n सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को 2n फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करें। तो उसके लिए जब जिस तरह हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की है, हैमिल्टन ने भी एक सब्स्टिट्यूशन की है, और उस सब्स्टिट्यूशन का नाम है लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि उसकी टेलर्ड फॉर्म है, नॉट एग्जैक्टली द एग्जैक्टली जो इसकी फॉर्म है वो नहीं है लेजेंडर की, लेकिन उसकी टेलर्ड फॉर्म उसमें जो उसकी जो बेसिक्स हैं वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा जो है ना एक एग्जाम्पल टाइप हम यहाँ पे लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। और वो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, हैमिल्टन इक्वेशन की डेरिवेशन में जो For मोटिवेशन complete क्या,
Classification of क्यूज। Q's. जी। Okay, sir. सो अब ये देखें कि हैमिल्टन इक्वेशन के जो है ना, ये इसमें क्या फ़र्क है उसमें लैग्रांजियन इक्वेशन हैमिल्टन इक्वेशन में। ये हैमिल्टन इक्वेशन जो है ना वो 2n फर्स्ट ऑर्डर, वो सेकेंड ऑर्डर थी। ये 2n फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। विद 2n वेरिएबल्स उधर थे, उधर क्यू आई थे और क्यू डॉट आई थे। इधर क्यू आई नहीं, इधर पी आई आ जाएंगे। पी आई जो है ये क्या चीज़ें हैं, ये जनरलाइज मोमेंटा है। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि पी आई क्या चीज़ें हैं। और एंड रिक्वायर 2n initial conditions for complete specification of queues। तो वहाँ पे अब फर्क क्या पड़ा कि वहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल क्यू आई था और एक वेरिएबल क्यू जे और क्यू डॉट जे था। इसमें भी क्यू जे और पी जे है। अब पी क्या चीज़ है, ये वहाँ पे वेलोसिटीज को हमने रिप्लेस कर दिया है मोमेंटम से। तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये थ्रू एक सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, यानी कि 2n ऊपर देखें अगर आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ था n सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इधर 2n फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरह हमने ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करके हमने फर्स्ट ऑर्डर बना दी है, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करें, इन दो को सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट वही आता है जो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने से आता है। तो इसी तरह हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे हैमिल्टन इक्वेशन से या वो तो सेम होंगे, लेकिन क्या होगा कि हमने बेसिकली रिडक्शन ऑफ ऑर्डर इस पर अप्लाई किया है। और ये जो एन सेकेंड ऑर्डर पीडीज हैं वो 2n फर्स्ट ऑर्डर में 2n फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। और इधर जो वेरिएबल थे वो क्यू जे और क्यू डॉट जे थे, इधर वेरिएबल क्यू जे और पी जे होंगे। और ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी उसकी लैग्रांजियन इक्वेशन की। पीजे क्या चीज़ है, जनरलाइज मोमेंटा को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है, इस तरह यहाँ पे सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट में लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज़ हुई है ये वाली। इस तरह जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है वो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आम सब्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसका जो टेलर्ड फॉर्म है, उसकी टेलर्ड फॉर्म में कट कटा के जो बच्चा है, ओरिजिनल नहीं, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ये अलग से एक समझ लें कि एक फील्ड कह सकते हैं या एक टॉपिक कह सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हम जो है ना वो एग्जांपल के तौर पर यहाँ दे रहे हैं कि लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। कि इसमें कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है f और ये एक्स वाई का फंक्शन है। जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे डी एफ, तो वैल्यू आ जाएगी पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ बाई पार्शल वाई डी वाई। तो यहाँ से इसको यू एक्स डी एक्स लिख रहे हैं प्लस वी डी वाई लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यू किसके बराबर हुआ, पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स, और वी किसके बराबर हुआ, पार्शल एफ बाई पार्शल वाई। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो आपके पास एक नया फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं एफ से, जिसमें एक्स को हम रिप्लेस करते हैं यू से। हम एक फंक्शन जी वी वांट टू कंस्ट्रक्ट a function g such that g is a function of u y। हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये u और y का फंक्शन है। तो
इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, g इज इक्वल टू ux माइनस एफ, और देखते हैं कि ये जो हमारे पास g फंक्शन आएगा क्या वाकई ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, u और y का फंक्शन है या नहीं है। ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह, सर ये जी जो है ये यू और वी का नहीं होगा फंक्शन? नहीं, एक वेरिएबल चेंज के, दो नहीं किए। अच्छा तो इनको चेंज भी इस तरह किया, जिन दो वेरिएबल आपने रिप्लेस करना है उनको आपने मल्टीपल, उनका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है, जिन दो को आपने चेंज करना है। यानी कि पहले क्या था, एक्स वाई था, अब यू वाई आ गया, यानी कि एक्स जो है वो यू से रिप्लेस हुआ। तो इनका प्रोडक्ट जिनको आपने रिप्लेस करना है उनका प्रोडक्ट यहाँ पे आना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन माइनस आना चाहिए आपके पास, और जी इसके बराबर। तो अब देखते हैं कि अगर एफ को आपने देखना है कि जब सिंपल एफ लिखा हुआ है तो इसको आपने देखना है किसका फंक्शन है ये, तो इसका डी एफ देखें। डी एफ में जो ये आएंगे ना आपके पास, ये एक ये आया है और एक ये आया है, ये बता रहे हैं कि एफ किस किस का फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो इसी तरह आप जी, हमने कंस्ट्रक्ट करना है जी यू और वाई का, तो जी को चेक करना है कि क्या वाकई यू और वाई का फंक्शन है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डिफरेंशियल लेना पड़ेगा, और डिफरेंशियल में देखेंगे कि डी यू और डी वाई आता है नहीं आता। जब हमने इसको डी जी लिया तो ये भी हो जाएगा, डी यू एक्स हो जाएगा और माइनस डी एफ हो जाएगा। डी यू एक्स का मतलब है यू डी एक्स और प्लस एक्स डी यू, और डी एफ ऊपर आपने लिखा हुआ है, ये डी एफ जो है ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आएगा यू डी एक्स प्लस वी डी वाई। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके पास, यू डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा एक्स डी यू प्लस वी डी वाई। तो इसका मतलब है जो जो डिफरेंशियल बाकी बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं, इसके जब हम इसके वेरिएशन ली तो एक डिफरेंशियल u का आया है और एक डिफरेंशियल v का y का आया है। तो इसका मतलब है कि ये माइनस आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि g जो है वो u और y का फंक्शन है, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इसमें जिसमें x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल g बाई पार्शियल u, और v जो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पार्शियल g बाई पार्शियल y। तो यहाँ से ये फंक्शन जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन था, जो कि u और y का आना चाहिए था। तो इन दोनों से पता चला कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे हमने अपने डिजायर्ड जो गोल था वो फुलफिल कर लिया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि वेरिएबल को चेंज कर रही है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये v इक्वल टू माइनस पार्शियल जी और पार्शियल वाई है या माइनस है या नहीं है, ये है ये, हाँ ठीक है सर, शुक्रिया सर। सारी बातों की एक ही बात है कि ये जो आपके पास यू में ले जा रहे जी, हैं ये जो आपने हाँ जी, जो एफ से जी आपने कैलकुलेट किया है, ये जो दो वेरिएबल की चेंज करने का ये वाला क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलो ना यार, कोई भी नहीं है। इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, ये जिस तरह हमने जी से एफ से जी बनाया है और दो वेरिएबल को चेंज किया है, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं जी, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सी आर यहाँ बैठा हुआ तो सी आर
अभी मुझे मैसेज कर रहा है सीआर ये करें वो करें, अभी कुछ नहीं हो सकता, किसी कोई भी ऐड नहीं हो सकता, क्लास के बाद देखेंगे जो जिसको ऐड करना करेंगे। सीआर है यहाँ पे? सर सर सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव है जी यहाँ सर। पे? आप मुझे मैसेज कर रहे हो, इस वक्त तो मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेते हो तो कुछ कर सकते हो। ओके सर, क्लास के बाद सर ऐड कर दीजिएगा, कोई मसला। तो लेट्स सी कि अब हमने हमने क्या करना, जरा इधर देखें, जरा गौर से देखें ऊपर से। अब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करनी है कि हमारे जो चेंजिंग वेरिएबल है कौन कौन से हैं। एक हमारे पास क्यू, किसको चेंज करना है, क्यू डॉट को चेंज करना है, और किस से चेंज करना है, पी जे से चेंज करना है। और जो फंक्शनल है वो कौन कौन से हैं, एक लैग्रांजियन है और एक हैमिल्टोनियन है। तो अगर ये सारी चीजें सामने रखते हुए जो हमारे टॉपिक की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, इस चीज को सामने रखते हुए वो क्या बनेगी, नया फंक्शन क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। और जो वेरिएबल चेंज करने हैं वो कौन कौन से हैं, एक क्यू डॉट है और इसको चेंज करना है किससे, पी आई से। और ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एल था। हमारे केस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही बनेगी ना, इसको देखते हुए। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। ये वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन में जाने के लिए। तो हमारे जो लैग्रांजियन इक्वेशन है वो हैमिल्टन इक्वेशन में आ जाएंगी। इसमें किसी को कोई शक है तो, क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, वरना हम इसको प्रोसीड करेंगे। ये भी मुख्तलिफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। आपकी बुक अगर आप खोलें सेपरेट तो उसमें मुख्तलिफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन केमिस्ट्री में यूज होती हैं, फिजिक्स में यूज होती हैं। ये उनकी टेलर्ड फॉर्म है। तो हमने ये यूज करनी है जो नए ओरिजिनल फंक्शन ये बनाना है। ये ओरिजिनल था, इन वेरिएबल को चेंज करना है, इन वेरिएबल को चेंज करना है, ये ओरिजिनल है, ये बनाना है। तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली हम यूज करते हुए लैग्रांजियन इक्वेशन से हैमिल्टन इक्वेशन में आएंगे। कोई शक, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर ये जो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, g इज इक्वल्स टू ux माइनस f, जी तो सर हम इसको मतलब f माइनस ux करें तब भी तो फंक्शन हमारे पास g और जी u और y में है। जी जी जी, हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं। दैट इज आल्सो राइट। बेसिकली प्लस माइनस इज ऑल इम्पोर्टेंट, कोई मसला नहीं होगा इससे, वो भी हो सकती है। ओके जी, तो ये वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे लैग्रांजियन से हैमिल्टनियन में जाने के लिए, और फिर इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो अब हम ये थोड़ा सा ग्लिम्स था आपके लिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और हम किस तरह यूज करेंगे। अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं Hamilton equations from the Lagrangian equation. So let's start. Derivation of Hamilton's equation from Lagrangian. Let us consider a system of a dynamical system with n degrees of freedom whose position is specified by n generalized coordinates
सर ये कौन सा सिस्टम लिखा है? डायनेमिकल सिस्टम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स q1 q2 qn. Then let L be the Lagrangian of the system then Lagrangian equations can be written as Lagrangian equation किस तरह आप लिखेंगे आप d by dt partial L over partial q dot j minus partial L over partial qj is equal to 0 और j is equal to 1 2 to n. इक्वेशन 1 आ गई है। तो ये आपने लैग्रेंजियन इक्वेशन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पहले ड्राइव की हुई है चैप्टर 1 में, वो लिखी है यहाँ। तो वेयर यहाँ पे ये भी लिख लें कि वेयर L इज अ लैग्रेंजियन एंड लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ qj, और I भी लिख सकते हैं, J भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है। तो मेरे ख्याल में J उस वक्त लिखा था, J ही रहने दें, ठीक है, Q डॉट J और T का फंक्शन होता है ये इक्वेशन। तो इसमें इसका अगर आप डिफरेंशियल लेना चाहें दोनों साइड पे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी DL। रियलाइज दैट DL इसका क्या हो जाएगा जी, पार्शियल L और पार्शियल QJ माइनस प्लस पार्शियल L और पार्शियल DQJ पार्शियल L और पार्शियल Q डॉट J DQ डॉट J प्लस पार्शियल L और पार्शियल T DT। ये इसका डिफरेंशियल लिया है साथ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। और अब आपने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। लेट अस इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स PI known as generalized momenta defined by PI is equal to partial L over partial Q dot I या QJ, जो भी लिखना चाहें, I लिखना चाहें I लिखें, J लिखना चाहें J लिखें, ऊपर J लिखा है इसको भी J बना दें। तो ये PJ जो है पार्शियल L और पार्शियल Q डॉट J, ये इनको नाम देंगे, किसका नाम देंगे, जनरलाइज्ड मोमेंटा का नाम देंगे। यहाँ तक आपको क्वेश्चन है तो मुझे आप बताएं, वरना हम आगे चलेंगे। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, लीनियर मोमेंटम जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एग्जांपल के तौर पर देते हैं, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं, एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में T किसके बराबर होता है जी, हाफ अगर सिंगल पार्टिकल है mx डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, और v जो है ये xyz का फंक्शन होता है ना, इसमें वेलोसिटीज नहीं होती। तो l किसके बराबर हो गया, t माइनस v। तो पार्शियल L बाई पार्शियल Q डॉट J, यानी कि Q डॉट
ये x भी हो सकता है, x डॉट भी हो सकता है, q डॉट y डॉट भी हो सकता है और q डॉट z डॉट भी हो सकता है। तो मैं पार्शियल बाय पार्शियल x डॉट जब करता हूँ तो क्या वैल्यू आती है जी, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, mx डॉट बचेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ पार्शियल l बाई पार्शियल y डॉट तो क्या बचेगा, my डॉट। और इस तरह अगर तीसरा मैं लिखता हूँ पार्शियल l बाई पार्शियल z डॉट तो वैल्यू क्या आएगी जी, mz डॉट। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का और ये मैस है, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का और ये मैस है। क्या मतलब हम प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी किसके बराबर होती है, मोमेंटम के सर। कोई भी नहीं है। मोमेंटम आ तो फिर ये डेफिनेशन ये सही है ना, कंपोनेंट बनते हैं ना जनरलाइज मोमेंट, जिस तरह जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटीज, जनरलाइज फोर्सेस, जनरलाइज एक्सेलरेशन, तो ये क्या आ जाएंगे जनरलाइज्ड, पी को क्या बोलेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सर। जनरलाइज मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम। ये देखें ना, ये डॉट जब आप एल को पार्शियल डॉट के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये पी एक्स आ जाएगा, तो ये पी वाई आ जाएगा ये वाला, और ये पी जेड आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब क्या है कि ये वाकई जनरलाइज्ड मोमेंटा है, क्योंकि ये उस डेफिनेशन को जो है ना वो फुलफिल करते हैं। ये एग्जांपल है, ये टॉपिक का ऐसा नहीं है। ठीक है, कि आपको बताया कि ये जो डेफिनेशन है ये वाकई जनरलाइज्ड मोमेंटम की ही डेफिनेशन है। समझ आई आपको? यस सर। जी अभी इक्वेशन नंबर 3, ये नई क्वांटिटीज आपने खुद से डिफाइन की हैं, इनका नाम क्या है, जनरलाइज्ड मोमेंटा। और बाकी ये अगर एग्जांपल्स में जाएं तो वाकई ये मोमेंटम की डेफिनेशन को जो है वो सेटिस्फाई भी करती हैं। ये ऐसे ही मोमेंटा नहीं है, बाकी ये मोमेंटम है। तो हमने वेलोसिटीज को मोमेंटम से रिप्लेस करना है। सो ये चीज आ गई। अब आपने इसकी बदौलत ये यूज करते हुए ये जो इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 1 और 2 में यूज करनी है। इक्वेशन 1 में भी ये पार्शियल एल और पार्शियल क्यू डॉट जे है, और यहाँ पे भी पहले 1 में यूज करें, फिर देखें क्या रिजल्ट आता है। यूजिंग 3 in 1, क्या आता है रिजल्ट, डी बाई डी टी, और इसकी जगह आपने लिखना है पी जे और माइनस पार्शियल एल और पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपके पास, पार्शियल एल और पार्शियल क्यू जे किसके बराबर आ जाएगा, पी डॉट जे के बराबर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये डी बाई डी टी इसको करेंगे तो इसका डॉट आ जाएगा ना आपके पास, और इधर ले आएंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। सो अब आपने 3 और 4, ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों को आपने यहाँ 2 में डालना है, ताकि सारी चीज़ जो है ना ये वाले एल वाला यहाँ से गायब हो जाए। ये पार्शियल एल पार्शियल क्यू जे भी गायब हो जाएगा, पार्शियल एल और पार्शियल क्यू डॉट जे भी गायब हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 पुट इन 2, तो dl की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, पहले लिखा है पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू जे, उसकी जगह क्या आ जाएगा जी, पी डॉट जे और साथ डी क्यू जे आ जाएगा। फिर जी प्लस है और पार्शियल एल पार्शियल क्यू डॉट जे है, उसकी जगह आप लिखेंगे पी जे और साथ है डी क्यू डॉट जे, और फिर प्लस है पार्शियल एल बाई पार्शियल टी और डी टी। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास 5। तो सिर्फ सर वेरिएशन जो इक्वेशन 4 है जिसमें P डॉट J है, इसकी समझ नहीं आई किस तरह से। ये देखें, इसको आप डी बाई डी टी जब पी पे अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, टाइम डेरिवेटिव जब भी होता है तो डॉट ऊपर आ जाता है ना। हाँ हाँ ठीक है आ गई समझ।
अच्छा जी, ठीक है। तो ये आ गया 0, तो इसको इधर ले आए तो ये चीज आ जाएगी। क्या ख्याल है? या इसको यूं भी लिख सकते हैं, पी डॉट जे इज इक्वल टू पार्शल एल बाई पार्शल क्यू जे। यही चीज लिखी हुई है ना। तो अब 3 और 4 जब यहाँ पुट किए तो ये क्वेश्चन 5 आ गई। अब तक हमने सिर्फ लैग्रांजियन को डिस्कस किया है और लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन भी अभी यूज नहीं की है और नया फंक्शनल भी नहीं लिखा है। तो हम क्या करना है, जो नया फंक्शनल है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसा फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करना है, कैसा हमारे पास था। हमारे पास ये था क्यू जे, क्यू डॉट जे और टी, कैसा चाहिए, एच चाहिए। इसके फंक्शनल में कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी, क्यू जे, पी जे और टी। तो ये दो फंक्शनल हुए और जिन वेरिएबल को चेंज करना है वो कौन कौन से हैं, वो ये तो सेम है। इन दो को चेंज करना है, क्यू डॉट जे और पी जे को। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अब लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे एच को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नाउ Hamiltonian of the system can be written as Hamiltonian of the system can be written as H is equal to H is a function of QJ sorry, ये क्या आएगा, P डॉट जे, पी जे आ जाएगा ना, QJ PJ and T। सो दिस इज नंबर 6। अब आपने इसके कि जो अब डेरिवेशन का ये सारा काम करने के बाद डेरिवेशन का जो मेन आइडिया है जो आप जहन में रखना है वो ये है कि एच की आपने 2 दफ़ा इसकी डिफरेंशियल लेना है। एक दफ़ा एच आपने इस तरह कंस्ट्रक्ट किया है और एक दफ़ा आपने एच को एक और दफ़ा कंस्ट्रक्ट करना है और वो कंस्ट्रक्शन किस तरह की होगी, वो कंस्ट्रक्शन जो होगी वो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से होगी। तो ये बाय डेफिनेशन ये एच इसके बराबर है। तो इसका डिफरेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, डी एच इज इक्वल टू पार्शल एच बाई पार्शल क्यू जे डी क्यू जे प्लस पार्शल एच बाई पार्शल पी जे डी पी जे प्लस पार्शल एच बाई पार्शल टी डी टी। ये इक्वेशन इसको 6 के बजाय इसको 6 बना लें। तो ये एक डिफरेंशियल तो एच का कैलकुलेट हो गया। एक और डिफरेंशियल आपने एच का कैलकुलेट करना है। जब दोनों डिफरेंशियल को कंपेयर करेंगे तो हमारी इक्वेशन की डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। कंसेप्ट क्या है, यानी कंसेप्ट तो नहीं कह सकते, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी इस डेरिवेशन में कि पिछला वाला एल वाला जो हमने काम किया, एक डेफिनेशन यूज की और उसकी एल की वेरिएशन ली है हमने ना। तो एल की वेरिएशन जब कंप्लीट होगी तो फिर हमने एच डिफाइन किया है। अब इक्वेशन की डेरिवेशन में एच को 2 दफ़ा एच की आपने वेरिएशन लेनी है। एक दफ़ा बाय डेफिनेशन आपने वेरिएशन ली, ये बाय डेफिनेशन आपने वेरिएशन ली एच की, और एक दफ़ा आपने जो है वो एच की वेरिएशन लेनी है via Legendre transformation. Now, by Legendre transformation, H किसके बराबर होगा जी, H इज इक्वल टू 2 वेरिएबल जो चेंज किए हैं आपने और जो ओरिजिनल फंक्शनल था। अब इसकी वेरिएशन दोबारा लें तो डी एच किसके बराबर आएगा, डी एच इज इक्वल टू implies that dh is equal to d of q dot j pj minus dl। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी जी, ये 2 वेरिएबल हैं पी जे डी क्यू डॉट जे और फिर प्लस
क्यू डॉट जे डी पी जे, और डीएल आपने कैलकुलेट किया हुआ है। डीएल की वैल्यू जो है वो ऊपर आपने कैलकुलेट की हुई है, ये 5 में यूजिंग 5, यहां पे लिख लें यूजिंग 5 माइनस इसकी जो वेरिएशन है ऊपर देखें तो क्या वैल्यू है भाई, पी जे और साथ है जी डी क्यू जे, और फिर अगली टर्म है पी जे डी क्यू डॉट जे प्लस पी जे, पहला डॉट वाला सॉरी, पहला पी डॉट जे है और दूसरा पी जे है, और इसके साथ डी क्यू डॉट जे, और आखिर में सॉरी ये दो टर्में लिखी हैं और आखिर में पार्शियल एल बाई पार्शियल टी डी टी। तो डी ये यहाँ पे लिखना है आपने, इस स्टेप के बाद डी एच ए लिखा है, फिर यूजिंग 5 लिखना है, यहाँ पे 5 यूज कर रहे हैं। तो प्लस पार्शियल एल बाई पार्शियल टी डी टी। तो अब इनको आप खोलें तो ये आएगा, ये वाली टर्म जो है क्यू डॉट जे और पी जे डी क्यू डॉट जे, ये टर्म जो है वो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा आपके पास, क्यू डॉट जे डी पी जे, डी एच की वैल्यू आ रही है, डी एच की वैल्यू क्या आएगी, क्यू डॉट जे डी पी जे माइनस पी डॉट जे डी क्यू जे, ये दो टर्म में हो गई, और ये आएगा माइनस पार्शियल एल बाई पार्शियल टी डी टी। अब आपने इसको 7 करना। अब 6 और 7 को कंपेयर करें, इसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड इक्वल हैं, तो राइट साइड के जो डिफरेंशियल है उनके कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी क्यू का कोएफिशिएंट पार्शियल एच बाई पार्शियल क्यू जे है और यहाँ पे डी क्यू का कोएफिशिएंट माइनस पी डॉट जे है, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे डी पी जे का जो कोएफिशिएंट है वो पार्शियल एच बाई पार्शियल पी जे है, इधर डी पी जे का जो कोएफिशिएंट है वो क्यू डॉट जे है। ये कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपकी डेरिवेशन हो जाएगी आपके पास हैमिल्टन इक्वेशन की। मसलन कंपेयरिंग 6 and 7, आप लिख लें कंपेयरिंग 6 and 7। तो यहाँ पे देखें कि डी क्यू जे का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, डी क्यू जे का जो कोएफिशिएंट है पार्शियल एच बाई पार्शियल क्यू जे है, और इसमें डी क्यू जे का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, माइनस पी डॉट जे। तो एक इक्वेशन ये आ गई। इसी तरह ये n इक्वेशन आ जाएंगी, एक भी जे की वैल्यू 1 से n तक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, जो सेकंड ऑर्डर थी वो फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस हो गई है। अब बस ये आपने कंपेयर किया है कोएफिशिएंट किसका, डी क्यू जे का कोएफिशिएंट कंपेयर किया है। अगर आप डी पी जे का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, डी पी जे इधर है और इधर डी पी जे है, इसका कोएफिशिएंट है पार्शियल एच बाई पार्शियल पी जे, और इधर जो कोएफिशिएंट है डी पी जे का वो क्यू डॉट जे है। और तीसरा डी टी का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, इधर डी टी का जो कोएफिशिएंट है वो पार्शियल एच बाई पार्शियल टी है, और इधर जो डी टी कोएफिशिएंट है वो माइनस पार्शियल एल बाई पार्शियल टी है। सो दीज आर द हैमिल्टन इक्वेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो गई। इन्हीं को जो है वो, इसको हम यूं में लिखते हैं पहली इक्वेशन को, पी डॉट जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एच बाई पार्शियल क्यू जे, और इसको हम लिखते हैं दूसरी इक्वेशन को क्यू डॉट जे इज इक्वल टू पार्शियल एच बाई पार्शियल पी जे, और तीसरी इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, तीसरी इक्वेशन को हम लिखते हैं
partial partial L by partial T is equal to minus partial H by partial T. These equations are n ये वाली हैं, J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, J is equal to 1 to n. इसका मतलब है n इक्वेशंस ये वाली हैं, n इक्वेशंस ये वाली हैं, n प्लस n और एक इक्वेशन ये वाली है. टोटल कितनी हो गई जी, 2n प्लस 1 इक्वेशन हैं ये. तो ये ऑर्डर क्या है, अगर इनको आप कंपेयर करें उनके साथ, कंपेयर करें अगर लैग्रांजियन इक्वेशन के साथ, वहाँ पे आपने लिखा था d by dt partial L by partial Q dot J minus partial L over partial Q J is equal to 0. तो ये d by dt और ये partial by partial Q J सेकेंड ऑर्डर थी, ये 2n सेकेंड ऑर्डर और PDs थी, और ये 2n फर्स्ट ऑर्डर, ये सिंपल है, इसके साथ और कोई डेरिवेटिव नहीं है. पार्शियल h by पार्शियल h by पार्शियल pj पार्शियल h by पार्शियल t. तो ये 2n फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास. तो ये आपने कंसेप्ट यूज किया है, बेसिकली रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट यूज किया है हैमिल्टन ने, और उसने लैग्रांजियन इक्वेशन को जनरलाइज्ड मोमेंटा का कंसेप्ट यूज करते हुए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया है. अब जो रिजल्ट यहाँ से आपका आएगा, किसी सिस्टम का जो रिजल्ट यहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हैं वही रिजल्ट यहाँ से आएगा. फर्क मैंने आपको बता दिया है, फर्क ये है कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये n सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, n ये 2n सेकेंड, ये सॉरी ये n सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये 2n प्लस 1 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास. तो इनको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये कंसेप्ट था इसके बिहाइंड, कि जिस तरह हमने न्यूटन इक्वेशन आपने बड़ी एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ी थी, फिर पिछले जब हम फिजिकल थे तो उसमें हमने जो लैग्रांजियन इक्वेशन ड्राइव की, और अभी जो हमने हैमिल्टन इक्वेशन ड्राइव की. अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं. अच्छा जी, मैं देखता हूँ अटेंडेंस की. आजकल अटेंडेंस ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है ना, आपको पता है. जब मैं इस मीटिंग को ऑफ करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली अटेंडेंस आ जाएगी एक्सेल शीट में. तो जो लोग नहीं है, 26 लोग हैं और 26 लोग नहीं हैं, उनसे कहें कि वो क्लास लें, वरना ये अटेंडेंस एंड पे जाके काउंट होगी आपकी. इस सॉफ्टवेयर की खूबी ये है कि जब आप मैं इसको म्यूट करूँगा, ख़त्म करूँगा इस क्लास को, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी आ जाएगा मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी और अटेंडेंस भी आ जाएगी. तो ये बच्चे कुछ बड़े पिछले सेमेस्टरों से पहले ये अटेंडेंस डायरेक्टली नहीं आती थी, ये निकालनी पड़ती थी. अब ऑटोमेटिकली जिस तरह आपके पास आ जाती है, वीडियो आ जाती है, उस तरह अटेंडेंस भी आ जाती है. तो बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सारे के सारे अटेंड करें, ताकि एक इस कोरोना की वबा के दौरान एक पॉजिटिव जो है हमारे पास एटीट्यूड जो है वो लेके आए, और जो असल मकसद है उसको हम फुलफिल करें. तो इसका मतलब है आपको अभी कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है. सो अब इसकी जिस तरह आपने लैग्रांजियन इक्वेशन ड्राइव की, और उसकी हमने, रिजवान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रिजवान आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता था कि ये लेक्चर पीडीएफ में शेयर कर देंगे सर. क्या करना है सर? ये लेक्चर पीडीएफ में शेयर कर दें. नहीं तो ये शेयर नहीं होता आपके साथ. सर ये सामने होता है लेकिन हम नोट करते हैं, लेकिन बाद का तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं. नहीं, लोड का मुझे नहीं पता, डाउनलोड हो सकता है मेरे ख्याल में. जब इसको आप डाउनलोड करते हैं तो पूरा पूरा हो जाता है, इसमें कोई चीज़ रह नहीं जाती मेरे ख्याल से. ठीक है सर. और सर रिकॉर्डिंग भी है? रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैंने लगाई हुई है. जब मैं ये करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी रिकॉर्डिंग. आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपकी टीम पे जाएंगे, जहाँ पे ये चैट का टीम का जो
कन्वर्सेशन पोर्शन है, वहाँ पे आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ओके सर। पिछली भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल मसला जिस तरह आपने लैग्रांजियन इक्वेशन ड्राइव की थी और वहाँ से लैग्रांजियन ड्राइव करने के बाद कुछ एग्जांपल्स की थी, इसी तरह ये जो आपके पास सिमल्टन इक्वेशन आपने ड्राइव की हैं, इसकी एक दो एग्जांपल्स करते हैं और ये टॉपिक जो है ना ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 8 में इतना ही टॉपिक था जो कि आपकी कोर्स कंटेंट्स में शामिल था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो मॉडलिंग है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए वो ख़त्म हो गई है। अब हमने चैप्टर 4 और 5 पे जाना है, जहाँ पे रिजिड बॉडी मोशन जो है ना उसको हमें डिस्कस करना है। तो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो कंसेप्ट था, उसकी जो न्यूटन अप्रोच, लैग्रांजियन अप्रोच और हैमिल्टनियन अप्रोच, ये कंप्लीट हो जाएगी आज। और कल से इंशाल्लाह जो दूसरा पोर्शन है इसका, चैप्टर 4 और 5 जो कि रिजिड बॉडी मोशन से रिलेटेड है, वो डिस्कस करेंगे। सो एग्जांपल इसकी हम करते हैं। एग्जांपल में ये जो इसने जो दी है हैमिल्टन इक्वेशन की, एग्जांपल में सिस्टम ऑफ सिंगल पॉइंट मैस सिस्टम है या स्प्रिंग मैस सिस्टम है। या इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल है। तो अब आपको हैमिल्टन इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर की कौन कौन सी चीजें दरकार हैं, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, कौन बताएगा? शाबाश। कोई भी नहीं है? मैंने हैमिल्टन इक्वेशन ड्राइव करनी है। हाँ जी, इसका मोमेंटम चाहिए होगा, वेलोसिटी भी चाहिए होगी। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम की डेफिनेशन देखें जरा ऊपर, किस तरह डिफाइन किया? पी आई किसके बराबर है? पी आई किसके बराबर है? पार्शियल, वो तो पी डॉट है सर। पार्शियल पी आई इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे। हाँ। तो इसका मतलब क्या है? हमें क्या चीज चाहिए फिर? अब सर हमें एल चाहिए। एल चाहिए, और एल एल की डेफिनेशन क्या है? एल के लिए काइनेटिक एनर्जी एल माइनस वी करते तो आप बताएं हमें इक्वेशन ड्राइव करने के लिए क्या चीज चाहिए? हार्मोनिक ऑसिलेटर की कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें? उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चाहिए, बस इतनी काफी है। उससे एल आ जाएगा, एल से फिर हम लाइन मोमेंटा भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या ख्याल है? तो इसका दो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये वर्टिकल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल अगर आप इसको बनाए तो ये फर्ज करें इसकी ये इसका ये फिक्स पोजीशन है और यहाँ से ये मैस पॉइंट सिस्टम है। तो ये स्प्रिंग सिस्टम है यहाँ पे, और ये मैस इसका m है, इसको सिंगल पार्टिकल आप कंसिडर करेंगे। और इसको आपने कुछ, ये मीन पोजीशन है इसकी, ये जीरो पोजीशन है इसकी, ये रेफरेंस पॉइंट है। आपने इसको इतना खींचा आगे की तरफ, और ये जो डिस्टेंस है ये मीन पोजीशन से डिस्टेंस होता है, इसको x बोलते हैं। तो ये x डिस्टेंस को यहाँ तक ले और फिर छोड़ दिया। ये जब आपने छोड़ दिया तो फिर ये आगे पीछे जो है वो टू एंड फ्रो मोशन जो है ना वो ये पॉज करेगा। ये डायनामिकल सिस्टम बन जाएगा। जो चीज़ मोशन में होती है वो डायनामिकल सिस्टम बन जाती है। अब ये सिंगल पार्टिकल, इसको आप कंसिडर करें कि डायनामिक पार्टिकल है। तो कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए आपको?
जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई इसके? स्टैंडर्ड कोई भी नहीं है इसकी। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे? मैंने नाम भी 3 लिया होगा ना? लीनियर जी, लीनियर मोशन है इसकी, तो लीनियर मोशन में कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे? दो होंगे सर। एक ही है, सिंगल लाइन पे मोशन आना यार। वो प्लेन में मोशन हो तो दो होती है, लाइन पे मोशन है, लाइन पे मोशन के लिए एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एक ही कोऑर्डिनेट होता है, एक्स आ जाएगा आपके पास। सर क्या x ख्याल के है? साथ टाइम का हाँ जी, एक्स के साथ नहीं आएगा। टाइम कोऑर्डिनेट नहीं है जी, स्पेस कोऑर्डिनेट चाहिए। टाइम कोऑर्डिनेट नहीं है, टाइम पैरामीटर है। डायनामिकल सिस्टम में टाइम कोऑर्डिनेट नहीं होता। टाइम जो है वो पैरामीटर होता है। स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीजें हैं ना। स्पेस में एक्स वाई जेड आते हैं, टाइम जो है वो अलग, उसकी डायमेंशन काउंट नहीं की जाती टाइम की। क्या ख्याल है? सो ये एक्स इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? टी इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। आप कौन बताएगा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी मैस स्प्रिंग सिस्टम में? शाबाश शाबाश। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? वी। कोई बच्चा भी नहीं बैठा हुआ यहाँ पे जो बताए? सर आपने एफएससी लेवल पे पढ़ा हुआ? एफएससी लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है मैस स्प्रिंग सिस्टम। हाँ जी, 1/2 इसकी काइनेटिक ये एनर्जी ये 1/2 एक्स स्क्वायर where k is spring constant. k क्या चीज है और x क्या चीज है? x मैंने बता दिया, x मीन पोजीशन उसका डिस्प्लेसमेंट है और k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और x डॉट उसकी वेलोसिटी है। सो पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई, जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी हो गया। अब आप लैग्रांजियन डिफाइन करना है। लैग्रांजियन इज इक्वल टू t माइनस v। तो t की वैल्यू है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर और v की वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब लैग्रांजियन आ गया। अब आपने जनरलाइज्ड मोमेंटा डिफाइन करना है। जनरलाइज्ड मोमेंटा कितने होंगे? एक कोऑर्डिनेट है तो एक जनरलाइज्ड मोमेंटम आएगा। वो कौन सा होगा? उसको हम नाम देंगे पी एक्स का। पी एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट। तो एल ये है, इसका एक्स डॉट के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आंसर आएगा? एम एक्स डॉट आ जाएगा। ये पी एक्स आ गया। यहां से आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? एक्स डॉट इज इक्वल टू सर ये mx डॉट कैसे आएगा? पी एक्स ओवर एम। कौन एक्सप्लेन करेगा जी ये एम एक्स डॉट किस तरह आया? इसका पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव किसके बराबर होगा जी? एफ इज इक्वल टू 1/2 एम एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम वाई स्क्वायर या के वाई स्क्वायर। अब जिस बच्ची ने क्वेश्चन किया है वो बताया कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स किसके बराबर होगा। इस बच्ची ने क्वेश्चन किया है वो बताए पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स किसके बराबर होगा। सर हाफ m 2x। 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? जी सर। तो एम एक्स आ जाएगा ना। और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई किसके बराबर हो जाएगा? के वाई। जी सर। तो ये ठीक हो गया। यस सर। ओके, यहां से इन दो से आपने एक्स डॉट की वैल्यू निकालनी है। एक्स डॉट इज इक्वल टू पी एक्स ओवर एम। अब जहां भी सिस्टम में एक्स डॉट आएगा उसको आपने हमेशा रिप्लेस करना है इससे। चूंकि एक्स डॉट हैमिल्टनियन में लैग्रांजियन में होता है, लेकिन हैमिल्टनियन में एक्स डॉट यानी कि वेलोसिटी कहीं पे भी नहीं आएगी, उसको आपने हमेशा मोमेंटम से रिप्लेस करना है। सो
अब आपने हैमिल्टनियन डिफाइन करना है। हैमिल्टनियन की क्या डेफिनेशन थी? शाहबाज खान बताएगा। एच किसके बराबर होगा? एच इज इक्वल टू एच किसके बराबर आएगा? लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए बताएं, एच किसके बराबर आएगा? शाबाश शाबाश। एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एक ही जनरलाइज मोमेंट है डॉट जी। P1 Q1 डॉट माइनस L। P1 किसके बराबर है? Q1 किसके बराबर है? Q1 बराबर है x के, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो x है, और P1 बराबर है px के। एक ही जनरलाइज मोमेंट है और एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और एक ही करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मोमेंट है, माइनस L, यही है ना? x डॉट px माइनस L, यही आएगा ना? ये डेफिनेशन थी आपकी h की। h की डेफिनेशन हमने लिखी थी q डॉट j pj माइनस L, ये लिखी थी ना? अब q चूंकि j चूंकि समीशन है, समीशन इसलिए कि बहुत सारे कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट ही एक ही है, तो qj यानी कि q1 जो हो जाएगा x डॉट हो जाएगा q1 डॉट, q1 x1 के बराबर है, q1 डॉट किसके बराबर? x डॉट के बराबर हो जाएगा, और p1 जो होगा पार्शियल l बाई पार्शियल x डॉट हो जाएगा, यानी कि px के बराबर हो जाएगा ये px। तो ये डेफिनेशन यूज करते हुए जिन दो वेरिएबल को आपने चेंज करना था वो ये आगे x और px, x डॉट और px, और l जो है ना आपने l यहाँ से ऊपर से लेंगे आप, यहाँ से x डॉट px माइनस l की जगह आ गया माइनस t, यानी कि माइनस 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर। अब आपने डॉट कहीं पे इस नहीं छोड़ना है, आपने डॉट नहीं छोड़ना है, आपने एच के अंदर डॉट्स नहीं होते, वेलोसिटीज नहीं होती, मोमेंटम होते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपने डॉट को रिप्लेस करना है, ऊपर वाली इक्वेशन है। एच की वैल्यू क्या है जी? एच इज इक्वल एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये आ जाएगा पी एक्स बाई एम, और ये आएगा 1/2 एम अपनी जगह पे है, और ये पी एक्स और एम होल स्क्वायर आएगा प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने h इज इक्वल टू ये और ये सेम हो गए ना आपके पास, ये लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर और m माइनस 1/2 पी एक्स स्क्वायर और m, और ये देगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब ये दो, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट हाफ है, तो एक में से आधा निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 1/2 बचेगा पी एक्स स्क्वायर और m, इन दोनों को मिला के स्क्वायर नहीं होगा सर यहाँ से m कट नहीं जाएगा? दो बदले वो इसमें से निकाल लेना, इसमें थोड़ा सा पानी है, ये निकाल लो, इसमें डाल दो। ठीक जी बेटा, जरा गौर से देखें ना, ये m इधर ही है, ये स्क्वायर आएगा तो एक m कटेगा, एक बचेगा। क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा सा गौर से चेक करें। 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो h आ जाएगा। अभी तक हमने h बनाया है, हैमिल्टन इक्वेशन नहीं बनाई है। हैमिल्टन इक्वेशन क्या कहती हैं? हैमिल्टन इक्वेशन ये कहती हैं, अब वहाँ पे आ जाएंगे, जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे उतने की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी। अब आपने ये बतानी है कि P डॉट जे पार्शियल एच बाई पार्शियल क्यू जे, और Q डॉट जे पार्शियल एच बाई पार्शियल पी जे, और पार्शियल एल और पार्शियल टी तो उसमें है ही नहीं। आप ये देखेंगे ये जीरो हो जाएगा, ना एल में टी है ना एच में टी है, तो ये दो बनानी है आपने। ये वाली एक बनी हुई है, जनरलाइज वेलोसिटी की बनी हुई है आपके पास, आपने जनरलाइज मोमेंटम की बनानी है। जनरलाइज वेलोसिटी की कहाँ पे बनी हुई है? जनरलाइज वेलोसिटी की ये बनी हुई है, ये तो जनरलाइज मोमेंटम की बनानी है आपने। पी डॉट किसके बराबर आएगा जी? नाउ पी डॉट किसके बराबर हो जाएगा? माइनस पार्शियल एच बाई पार्शियल क्यू जे। तो क्यू आपके पास क्या होगा? पी यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? पार्शियल एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? पी डॉट एक्स की, पी डॉट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे
एक्स क्लास से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या पहले आ जाएगा आपके पास के एक्स आ जाएगा। तो एक इक्वेशन यानी कि ये हो जाएगी और एक इक्वेशन जो है वो ये वाली, दो इक्वेशन मिलके आपके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी। एक आ जाएगी आपके पास, एक मिनट बेटा, मैं जस्ट अ मिनट, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ज़रा मैं म्यूट कर लूँ। ये देखें, अच्छा सो अब ये जो है आपके पास है, अब जो इक्वेशन ये वाली आई एक्स डॉट वाली और पी डॉट वाली ये वाली इक्वेशन आएगी, दोनों मिलके सिस्टम और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास। एक इक्वेशन जो आपने ऊपर बनाई थी वो कौन सी इक्वेशन थी, एक्स डॉट इज इक्वल टू यानी कि वेलोसिटी इन टर्म ऑफ मोमेंटम पी एक्स ओवर एम और पी डॉट एक्स, ये माइनस बी है सॉरी, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये दोनों इक्वेशन मिलकर, दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलके जो है ना वो हैमिल्टन इक्वेशन आएंगी फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हैमिल्टन इक्वेशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। सर एक्स हमारी पोजीशन है ना मैथ्स की, एक्स पोजीशन है, एक्स डॉट वेलोसिटी है और पी डॉट एक्स वेलोसिटी का, ये मोमेंटम का जो है ना वो मोमेंटम का डेरिवेटिव है, टाइम डेरिवेटिव है। आप ऊपर जाए ना, ऊपर देखें जो आपने डेरिवेशन की है क्या है, हैमिल्टन इक्वेशन में कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, जरा देखें ऊपर, इसमें देखें तो जनरलाइज्ड मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव है और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव है। इसको छोड़ना चाहिए, टाइम ये अमूमन लैग्रांजियन टाइम का जो यूजुअल प्रोसेस हम लेते हैं उसमें लैग्रांजियन भी टाइम इंडिपेंडेंट होता है और हैमिल्टनियन, अगर लैग्रांजियन टाइम इंडिपेंडेंट है तो हैमिल्टनियन ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा आपके पास। ये दो देखें, ये दो इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि हैमिल्टनियन का जो आपके पास क्यू के लिहाज से जो आएगा, यानी कि अगर इसमें ये जो हैमिल्टन इक्वेशन है इनकी कंप्राइज किससे कंप्राइज की हुई है, किससे बनी हुई है। एक आपके पास क्या होना चाहिए, मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव होना चाहिए, और एक इक्वेशन में मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव है और एक इक्वेशन में जनरलाइज्ड वेलोसिटीज है। एक जनरलाइज्ड मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव है और इधर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव है, यानी कि वेलोसिटीज का डेरिवेटिव है, सॉरी वेलोसिटीज इन्वॉल्व है और मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो आप और इसमें देखें एंड में जाके तो आपको पता चलेगा कि आपने ये इक्वेशन ड्राइव की है। इसमें देखें तो एक वेलोसिटी इन्वॉल्व है और एक मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये हैमिल्टन इक्वेशन आ गई है। जी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। किसी बच्चे ने शेयर की हुई है अपनी वीडियो, बड़ा करीब होकर देख रहा है, बहरहाल आप देखें कि कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सर ये जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके ऊपर जी। भी अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है जी, सिंपल पेंडुलम की, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी अपनी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। उसके लिए कोऑर्डिनेट्स की भी वो चेंज हो जाएगा ना? जी उसमें कोऑर्डिनेट वो 2 डायमेंशनल मोशन ना, वो सिंगल तो नहीं है ना, उसमें फिर लेंथ थ्रेड आ जाएगा, थ्रेड में फिर कंस्ट्रेंट आ जाएगी। क्या ख्याल है, वो तो वसाइल पता करेगी ना। तो ये मैथ्स सिस्टम के लिए ये सिचुएशन है। आप डिफरेंट सिस्टम लेंगे तो फिर उसकी जो बाकी चीजें वो डिफरेंट हो जाएंगी। सो दिस इज द होल स्टोरी। कल तक के लिए इजाजत है जी।
सर ये जो P डॉट एक्सेस के ऊपर आपने क्या लिखा है, थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर ले। क्या लिखा है कहाँ पे ये? सर ये P डॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्सेस से ऊपर। इसको लिखा है माइनस पार्शियल एच और पार्शियल एक्स। ठीक है सर। टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है? जरा ऊपर देखें ना। टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एच का, वो एच हमने कंसिडर कर लिया है ना, उसका जो डेरिवेटिव होगा जनरलाइज्ड एच का जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव होगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिहाज से। तो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स था ना, इसमें एक ही जी, जनरलाइज्ड सर। कोऑर्डिनेट था। तो एच को जब हमने कंसिडर कर लिया तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लिया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिहाज से। तो वो किसके बराबर होना चाहिए? टाइम डेरिवेटिव मोमेंटम के बराबर होना चाहिए ना। जी सर। ये मिल्टन इक्वेशन है ना। तो एच आपके पास है, इसका टाइम डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना एक्स के लिहाज से। ये माइनस अपनी जगह पे आ गया, और ये क्योंकि ये इसमें एक्स तो इन्वॉल्व नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ पे तो पी एक्स है, ये तो अलग कोऑर्डिनेट है, एक्स सिर्फ यहाँ पे है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गया? 2x आ जाएगा ना। तो 2 से कैंसिल होगा, के एक्स बचेगा यहाँ पे। इस बच्चे ने क्वेश्चन किया? जी सर, समझ आ गया। ओके, ये जी आपके पास जो इक्वेशंस थी, इनका हमने टोटल जो ऑपरेशन था वो कर लिया है, ख़त्म हो गया। अब कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, और जिसने पास होना है और जिसने कुछ समझना है, कल से 26 लोग नहीं होने चाहिए, कल से 51 लोग पूरे होने चाहिए, वरना समझ नहीं आएगी आपको और ना ही आपकी अटेंडेंस फुलफिल होगी। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।